हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने जो चीज़ थंबनेल पर देखी है वही मैं आज इस लेक्चर में बताने वाला हूँ और वह बिल्कुल सही है। जो कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में जो धोखाधड़ी की जाती है और उनको रोकने के संबंध में बनाया गया है, उसमें ऐसी अनेक कानूनी खामियां हैं जो ऐसी संभावना व्यक्त करती हैं, अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना दें तो जो आने वाले स्टूडेंट है या जो स्टूडेंट का भविष्य है वो एक तरीके से अंधकार में जा सकता है। आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं, आपको अपराध दिखेगी उनके और उनमें दंड जो बताया गया है वो उनको देखकर आप एक तरीके से खुश भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक लीगल एक्सपर्ट इन चीज़ों को देखता है और उस एक्ट को पढ़ता है तो उसको अनेक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनसे एक सामान्य व्यक्ति का चेहरा लाल पड़ सकता है। ठीक है, या वह परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा केंद्र में जाने से पहले डर सकता है अगर वह एक तरीके से इन चीज़ों को गहराई से समझे। तो इस लेक्चर में मैं आज 360 डिग्री इस एक्ट को बताने वाला हूं, साथ में इसके जो कमियां हैं या जिसके जो इसमें लूप होल हैं वो भी आपको बताने वाला हूं, जिनका प्रयोग कर कर कोई भी माफिया या एग्जाम जो एक नए माफिया का उदय हो सकता है उसकी भी संभावना बताने वाला हूं। तो यह लेक्चर बेसिकली एक लय में चलेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को छोड़ेंगे तो आप बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे कानूनी रूप से और आप गदगद हो जाएंगे कि आपने क्या पाया है। बाकी अगर मैं अपने वादे पर नाकाम रहता हूं, मान लीजिए आप असंतुष्ट होते हैं इस वीडियो के बाद, तो आप चैनल की रिपोर्ट कर देना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे बड़ा रिस्क कोई भी यूट्यूबर नहीं ले सकता जो मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे पढ़ाने पर पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, किस तरीके से समझाता हूं। तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो चलिए चलते हैं बेसिकली सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है, जो एक तरीके से कानून है। आप ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा अपराध के संबंध में। मान लीजिए कोई छात्र है, उसके संबंध में इसमें क्या प्रोविजन है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा संगठित अपराध के बारे में, यानी कोई गिरोह है और वह किसी परीक्षा को हैक करता है, या कह सकते हैं आप जो नेटवर्क है उससे छेड़छाड़ करता है, या आप कह सकते हैं धोखाधड़ी करता है उस एग्जाम में, और ऑटोमेटिक जो है आंसर किसी क्वेश्चन के लगाए जा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, कोई ऐसी रणनीति बनाकर कोई गिरोह ऐसा काम करता है, तो संगठित अपराध हो गया। उसके बाद में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेवा प्रदाता है, यानी जो वह कंप्यूटर में परीक्षा ले रहा है, उसका जो पूरा सिस्टम जो है पूरी कंपनी है, अगर वह कोई गड़बड़ी करती है तो उसके संबंध में क्या प्रोविजन है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो अपराध है इनकी जांच प्रक्रिया क्या होगी और जांच में कौन से अधिकारी शामिल होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, क्या है जमानतें हैं, गैर जमानतें हैं, जो बाकी प्रोसीजर हैं वो मैं बताऊंगा उसमें जांच प्रक्रिया में। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली इनसे भी पहले एक चीज आती है सार्वजनिक परीक्षा। आपके मन में आ सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा इसमें किसमें माना गया है, तो धारा 2 इसकी बेसिकली बताती है सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में कि कौन कौन सी परीक्षाएं इसके अंदर सार्वजनिक परीक्षा मानी जाएंगी। और इसमें भी एक बड़ी खामी है, और बड़ी खामी अभी बताने वाला। देखिए, इसमें परीक्षा आएंगी, SSC की आएगी, UPSC की आएगी, ठीक है, NTA की आएगी, रेलवे की आएगी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जो मिनिस्ट्रियल मंत्रालय होते हैं उनके अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। और इसमें एक प्रोविजन डाला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अन्य गवर्नमेंट एग्जाम जिसे चाहे अधिसूचित कर सकती है, यानी और कौन से गवर्नमेंट एग्जाम इसके अंदर आएंगे, यह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वह मेंशन इसमें कर सकती है। इसमें बस यही चीजें मेंशन है, यही एग्जाम मेंशन है। और सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें ये प्रोविजन डाल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी को अधिसूचित कर सकती है, उनको अधिसूचित नहीं किया गया। यहाँ पर एक और चीज आ सकती थी, जो स्टेट के एग्जाम है वह एक तरीके से इस एक्ट से बाहर हो गए, क्योंकि स्टेट के एग्जाम के बारे में इस एक्ट में कोई मेंशन नहीं है। इसमें सिर्फ मेंशन है SSC, UPSC, NTA, रेलवे, डिपार्टमेंटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम। और एक प्रोविजन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अन्य एग्जाम को इसमें डाल सकती है, लेकिन स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम का इसमें कोई मेंशन नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमी है कि स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम का भी इसमें मेंशन होना चाहिए था, वो चीजें भी इसमें मेंशन होनी चाहिए थी। अब ये जो खुला प्रोविजन तो छोड़ दिया, लेकिन ये एक तरीके से सरकार पर छोड़ दिया है। अब सरकार इसमें कब करे, सरकार की मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज छोड़ दी है जो नहीं छोड़नी चाहिए थी मेरे अनुसार। धारा 2 में सबसे बड़ी कमी है। अब आते हैं हम अपराधों के संबंध में। मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा घपला है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपराधों के संबंध में अपराध है, मान लीजिए कोई छात्र है, वह अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है एग्जाम सेंटर में। मान लीजिए एग्जाम सेंटर जो है बंद हो चुका है, वह 10 मिनट लेट हो गया, अब वह दीवार फांद कर
एग्जाम सेंटर में घुस जाता है, तो यहाँ पर ये अपराध की श्रेणी में आ गया, यानी अधिकृत प्रवेश अपराध की श्रेणी में आ गया। दूसरी बात है, छात्र जो है एक तरीके से कह सकते हैं जो उसको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, या कह सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर को किसी तरीके से साझा करता है, लीक करता है, या कह सकते हैं उत्तर कुंजी को किसी तरीके से साझा करता है, लीक करता है बिना परमिशन के, या कह सकते हैं जो पैटर्न जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही एजेंसी उसने निर्धारित किया गया है, अगर उसके अनुसार वह नहीं चलता है, यह भी संभावना इसमें बनती है। कैसे बनती है? इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर का अनधिकृत लीक हो गया, यानी पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर देना, चलो वो तो मैं मानता हूँ अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, वो अच्छी बात है। दूसरी बात है आंसर कुंजी का अनधिकृत तरीके से लीक कर देना, वो भी सही है बात, ठीक है। लेकिन जो अनधिकृत प्रवेश वाला होगा ये भी ठीक है। अब इसमें देखिए अगली जो बात मेंशन की गई है वह है कि मान लीजिए जो एग्जाम सेंटर है, ठीक है, एग्जाम सेंटर कोई और है और एजेंसी उसको चेंज कर देती है, तो एजेंसी को भी वह एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आ जाता है, एजेंसी को भी वह एक तरीके से दंडित उसमें किया जा सकता है। अब अगली चीज जो आती है अपराध में छात्र के संबंध में ही हो सकता है वह कोई दस्तावेज है। जब दस्तावेजों के संबंध में आपने अभी कुछ हाल फिलहाल की घटनाएं देखी होंगी कि कई लोग जो है गलत दस्तावेज लगाकर अपने आप को गलत कैटेगरी में डालकर एक तरीके से रिजर्वेशन का लाभ ले रहे थे, तो वो चीज भी इसमें डाली गई है कि कोई ऐसी दस्तावेजों को यूज करके परीक्षा केंद्र में आता है या जो उसकी स्थिति है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, मेरिट में ऊपर आने का प्रयास करता है गलत दस्तावेज फर्जी दस्तावेज से, तो उसे भी अपराध माना गया। तो ये जो चीजें है ना ये छात्र के संबंध में, ठीक है, और इनके लिए जो सजा दी गई वो 3 से 5 साल की 3 से 5 साल की सजा है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का दंड, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सजा होगी ऐसी चीजों के लिए, ठीक है। दस्तावेजों वाले बता दी, एग्जाम सेंटर वाले बता दी, आंसर कुंजी वो लीक करता है, क्वेश्चन पेपर लीक करता है, अनधिकृत प्रवेश करता है, ये चीजें मैंने बता दी। अब आते हैं संगठित अपराध में। मान लीजिए कोई गिरोह है, कोई गिरोह कुछ लोग मिलकर, मान लीजिए 10 से 20 लोग मिलकर, संभावना बता रहा हूं, एक एग्जाम सेंटर पर उसका सिस्टम जो है एग्जाम सेंटर का उसको हैक करते हैं, ठीक है, उसको हैक करते हैं, उसके एग्जाम सेंटर को हैक करते हैं, सिस्टम को हैक करते हैं। मान लीजिए वहां पर जो हो वो कम से कम 300 से 400 वैकेंसी भर देते हैं उस हैकिंग के जरिए, उस सिस्टम को हैक करने के जरिए मान लीजिए 300-400 वैकेंसी भर देते हैं। उन्होंने उस एग्जाम सेंटर को हैक किया और उसमें जो 300-400 बच्चे उनके थे उन सभी को सिलेक्ट करवा देते हैं। तो और अब हम संभावना माने, मान लीजिए इन 300-400 बच्चों की कितनी उन्होंने रिश्वत ली होगी, या कह सकते हैं कितने पैसे उनसे इन्होंने लिए होंगे। अगर हम संभावना लगाएं तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 400 से और 5 लाख को, तो लगभग जो राशि आएगी 500 का 20, 2000 लाख लगभग हो गए, 2000 लाख हो गया, ठीक है। तो इतने का मान लीजिए उन्होंने गबन कर दिया, इतने का उन्होंने घपला कर दिया। अब यहां पर आ जाइए सजा के बारे में। सजा कितनी है? यहां पर सजा है यहां पर 5 से 10 साल की, ठीक है, और मिनिमम जुर्माना होगा 1 करोड़ रुपए। तो यहीं पर वो बात है जो मैं आपको बता रहा था। देखिए कोई व्यक्ति, कोई छात्र अनधिकृत प्रवेश करता है, 10 मिनट लेट हो गया, दीवार फांद कर गया, तो अनधिकृत प्रवेश माना जाएगा, क्योंकि अधिकृत प्रवेश होता है जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार, जो एंट्री दी गई है उसके अनुसार, या जो प्रोसीजर बताया गया उसके अनुसार। लेकिन कोई दरवाजा बंद होने के बाद कूद कर जाता है तो हो गया अनधिकृत प्रवेश। कितनी? 3 से 5 साल सजा। यहाँ पर कोई 2000 लाख को हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए एक बार। 100 यानी करीब करीब 200 करोड़ का हो गया ये, ठीक है, 200 करोड़ मान लीजिए आप, ठीक है। 100 लाख 20 करोड़, सॉरी 200 करोड़ नहीं 20 करोड़, माफी चाहूंगा, 20 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर 20 करोड़ का उन्होंने गमन किया, मान लीजिए 20 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने एग्जाम चीजों को खरीदा। अब यहाँ पर कितनी सजा है? 5 से 10 साल, और मिनिमम जुर्माना कितना? 1 करोड़। तो कोई बंदा, कोई गिरोह 20 करोड़ कमा रहा है, कोई व्यक्ति, कोई छात्र घुस रहा है, तो उसके लिए सजा है 3 से 5 साल, यहाँ पर सजा है 5 से 10 साल। तो ये क्या चीज है? प्रोपोर्शन में दिख रही है आपको? यहाँ पर मेरे अनुसार सजा ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि जो अपराध की यहाँ पर किया गया है उसके अनुसार सजा ज्यादा होनी चाहिए थी। और जो जुर्माना है मिनिमम 1 करोड़ की जो ये कैप लगाएगी, ये लगभग 10 करोड़ के करीब होनी चाहिए थी। यह इस कानून में मेरे अनुसार सबसे बड़ी खामी है जो संगठित अपराध के संबंध में, ठीक है। अब हम आते हैं सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी। अब यहाँ पर एक बड़ी खामी यहाँ बताने जा रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी एग्जाम ले रही है, वह कंपनी अपने कंप्यूटर दे रही है, सब कुछ दे रही है। मान लीजिए उसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसकी अपर मैनेजमेंट है, यानी जो उस कंपनी को चला रही है, जो मैनेज कर रही है, वह जो घुल मिल जाती है धांधली के संबंध में, या धांधली का प्रयास करती है, एक षड्यंत्र रचती है, ठीक है। और वहां पर
अगर वह पाई जाती है कि उसने धांधली की है, तो आपको क्या लगता है कितनी सजा होगी? यहाँ पर सजा है, उस मैनेजमेंट के लोगों को पाया जाता है अगर मिली भगत तो 3 से 10 साल की सजा, ठीक है, और जुर्माना 1 करोड़ रुपए। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अगर मैनेजमेंट के लोग, ऊपर वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के ऊपर वाले लोग घुले मिले पाए जाते हैं तो 3 से 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। और जो कंपनी है उस पर क्या है कि कंपनी है, मान लीजिए कंपनी के सदस्यों पर, तो ये चीज मैंने बता दी, कंपनी है, कंपनी पर क्या है 4 साल के लिए उसको परीक्षा से बाहर किया जाएगा, यानी वह 4 साल तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। मुझे यह सबसे बड़ी चीज यह गलत लगी कि जब पता है आपको कि ये कंपनी धांधली करती है, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी गलत तरीके से काम करती है, आप उसको 4 साल के लिए क्यों बैन कर रहे हो? आप उसको परमानेंट बैन करो ना। हमारे पास कंपनी में कमी है, भारत में इतनी जनसंख्या है, इतनी कॉर्पोरेट है, कंपनी में हमारे पास कमी है, कोई और आ जाएगी, लेकिन बोल रहे हैं 4 साल के लिए उसको बैन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन मेरे अनुसार यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, परमानेंट उसको बैन कर देना चाहिए, तभी जो है आगे सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होगी वो एक तरीके से सोचेंगे घपला करने से पहले। मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पर 4000 करोड़ का स्कैम कर देती है, 4000 करोड़ का स्कैम कर देती है, जितनी भी सीट आती है उनमें से 50% सीट बेचकर निकल जाती है, और आपको ये चीज 1 साल के बाद पता चलती है। 4000 करोड़ का उसने स्कैम किया, आप उसको 4 साल के लिए बैन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर इन्होंने एक चीज अगली बोली है कि जो कंपनी की संपत्ति होगी जब्त की जा सकती है। यहां पर मान लीजिए गिरोह है, ठीक है, ये जो गिरोह है इसकी जो संपत्ति होगी वह जब्त की जा सकती है, इसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। और यहाँ पर एक तरीके से ये संगठित अपराध ही आ जाएगा। जब ये कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके मैनेजमेंट ही खुद अपराध कर रही है तो संगठित अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, तो इसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। और दूसरी है जो परीक्षा की लागत होगी वह वसूली जा सकती है, यानी जितनी लागत उस परीक्षा में आई है उसके आनुपातिक लागत वसूली जा सकती है। तो ये आपको ठीक अच्छा प्रोविजन लग सकता है, लेकिन जो 4 साल वाली बात है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे अनुसार यहाँ पर इसको परमानेंट बाहर करना चाहिए उस कंपनी को। अब आते हैं हम आगे जांच प्रक्रिया के बारे में। जांच प्रक्रिया के संबंध में क्या बोलता है ये कानून? जांच प्रक्रिया के संबंध में बोलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, इसको यहीं पर मैं मेंशन कर दूंगा, रुकिए। अब जांच प्रक्रिया के संबंध में बोलता है कि जांच प्रक्रिया जो है डीएसपी से ऊपर का अधिकारी करेगा, ठीक है, यानी डीएसपी से नीचे की रैंक का अधिकारी जांच इस मामले के नहीं करेगा। ये मेरे अनुसार एक अच्छा प्रोविजन डाला गया है। अगर डीएसपी से ऊपर का अधिकारी करेगा तो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं जांच में आती हैं जो जनरली, वो नहीं आएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल जो है एक तरीके से हाई हो जाता है डीएसपी से ऊपर की। जब हम रैंक में जाते हैं तो अच्छे हालांकि अफसर होते हैं, तो डीएसपी से ऊपर का अधिकारी जांच करेगा। दूसरी बात है जितने भी अपराध है गैर जमानती हैं, यानी इन अपराधों में जमानत नहीं मिलेगी, ये अच्छी बात है। फिर गैर समनीय है और सभी संज्ञेय अपराध हैं, ठीक है, यानी इनके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है। अगर पुलिस को पता चलता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस अपनी कॉग्निजेंस के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर सकती है। अब इसमें जो एक और चीज बताएगी कि जो सेवा प्रोवाइडर कंपनी है वह बताएगी पुलिस को, उसको जिम्मेदारी दी गई है, वह पुलिस को बताएगी कि हाँ हमारे यहाँ इस प्रकार कंप्यूटर हैक हुए हैं और हमें इसकी शंका है। अगर वह ऐसा पुलिस को नहीं बताती है तो वहां पर फिर वही अपराध की बात आ गई कि उस कंपनी के मैनेजमेंट फिर जो है अपराध की श्रेणी में आ गई कंपनी का मैनेजमेंट, जो है फिर उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस कर सकती है। लेकिन अगर वो बताती है कि हाँ हमने बताया था और हमने जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया था, जो सेवा प्रोवाइडर कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कि ये हमारे कंप्यूटर हैक हो रहे थे, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था तत्काल, और हमें पता चला था कि धांधली हुई है तो हमने एग्जाम के संबंध में कैंसिल कर दिया था, या जो ऑफिशियल लेटर होते थे वो पब्लिश कर दी थी, यानी जो प्रोसीजर होता तो अगर हमने फॉलो किया तो ये फिर बोलता है, ये एक्ट बोलता है कि फिर हम उनको जो है अपराध नहीं मानेंगे, उस मैनेजमेंट को हम दोषी नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखा है, उन्होंने पूरी सावधानी बरती है, और फिर भी अगर मान लीजिए अपराध हो जाता है तो हम उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी को अपराध नहीं मानेंगे, अपराध की श्रेणी में उनको नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने चीजें बताई हैं शुरुआत वाली, जैसे एक तो सजा का प्रोपोर्शन होगा, ये मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए था। फिर मिनिमम जो है 1 करोड़ का हो गया, मुझे लगता है 10 करोड़ होना चाहिए था, ये कम है, क्योंकि कोई 400 करोड़ का गबन करता है कोई कंपनी और उसके लिए मिनिमम 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। और वहीं आप मैक्सिमम 10 लाख का जुर्माना किसको लगा रहे हो? कोई छात्र है, दीवार फांद कर मान लीजिए कूद गया, उसको 5 साल की सजा मैक्सिमम है, और यहाँ पर 5 से 10 साल की। तो ये जो प्रोपोर्शन है यहाँ पर, ये मुझे गलत लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। इसमें जो सजा एक तरीके से, इसमें भी ब्लॉक बनाए जाने चाहिए थे कि मान लीजिए दस्तावेजों वाला मामला तो ये गंभीर मामला हो जाता है, तो ऐसे में 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अनधिकृत प्रवेश वाले में इतनी सजा नहीं, उनसे सजा कम होनी चाहिए थी, या अनधिकृत प्रवेश को अच्छे तरीके से, एक तरीके से
अलग अलग ब्लॉक में डिफाइन करना चाहिए कि इस अनधिकृत प्रवेश पर इतनी सजा होगी, या मान लीजिए कोई गंभीर तरीके से अनधिकृत प्रवेश करता है तो उस पर इतनी सजा होगी, तो वहां पर वो चीज़ मेंशन हम कर सकते हैं अलग से। तो ये बेसिकली इस एक्ट में ये खामियां थी। ये मैंने छात्र वाला बता दिया। फिर हम संगठित अपराध यानी कोई गिरोह अपराध करता है और सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी बता दी, सेवा प्रदाता अपराध करता तो एक तरीके से संगठित अपराध की श्रेणी में ही आएगा वह जो अपराध करेंगे, तो उसके संबंध में मैंने दंड बता दिया। तो पूरा चक्कर 360 डिग्री समझा दिया। एक ही मुख्य कमी है कि यहाँ पर मेंशन नहीं है स्टेट वाली गवर्नमेंट जॉब का। अब स्टेट में भी सबसे ज्यादा घपले होते हैं। आपने जो व्यापम स्कैम सुना होगा, व्यापम स्कैम स्टेट से संबंधित है, तो वो मेंशन यहाँ पर होना चाहिए था, जो सबसे बड़ी कमी है जिसको मेंशन नहीं किया गया। तो ये पूरा चक्कर मैंने समझा दिया। मुझे नहीं लगता इस लेक्चर में कुछ बचा है, और मुझे आपसे यह उम्मीद है कि आप संतुष्ट हो गए कि जो मैंने आपको वादा किया था उसको मैंने फुलफिल किया है, और आप मजबूत महसूस कर रहे, सशक्त महसूस कर रहे। अगर आपको आगे अब इसमें कुछ समाधान सुधार करवाने, तो आप अच्छी तरीके से आवाज़ उठाने में सक्षम हो गए हैं, मुझे ये पता है। इसलिए इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को जब आप छोड़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, तो आपको 5 स्टार देना है, इन्फॉर्मेटिव पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, आपके जैसे बाकी जो छात्र उन तक भी वीडियो पहुंचेगी और उनका भी हित होगा। उनको भी अगर जानकारी होगी तो उनको भी समझदारी होगी, तो वो भी अगर आगे आवाज़ उठाएंगे तो इन चीज़ों को सुधार के संबंध में सरकार से डिमांड करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान से संबंधित वीडियो में लेकर आता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।